दुबई में फैक्ट्री वर्कर था, 70,000 महीने का भेजता तो देवर की नीयत खराब होने लगती। शर्म के मारे ना उसको कुछ कहती, ना किसी को कुछ बताती और चुपचाप पैसे उसे पकड़ा देती। आंसू पीती और खामोश रहती। मगर एक रात उस कमीने ने कमरे में बुलाया। मैं देवर समझकर चली गई। मेरे होश उड़ गए उस रात के 3 बजे का पहर था और सुनसान गली में मेरी सिसकियां गूंज रही थी। ना दुपट्टा मेरे पास था, न जूती। मेरे पाँव में बतदरीज मेरे आंसू बह रहे थे। उस खबीस शख्स ने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैंने तो हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था, पर मैं नहीं जानती थी कि देवर देवर ही होता है, कभी भाई नहीं बन सकता। उस शहर में मेरा अपना कोई न था। मेरा मायका दूसरे शहर में था और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने मायके दूसरे शहर जा सकती। मेरा मायका यहाँ से कोसों दूर था। न मेरी माँ को ये खबर थी कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ, न मेरे बाप को इल्म कि मेरे साथ क्या गुजरी है। वो तो यही समझ रहे थे कि उन्होंने बेटी को एक खाते पीते घराने में भेजा है और वो खुशबाश जिंदगी गुजार रही है। मैं अपने आंसू बार बार अपने हाथ की पुष्ट से साफ कर रही थी। जैसे ही मेन रोड तक पहुंची, सुनसान रोड को देखकर मेरा दिल खौफ के मारे कांपा था। मैं सोच रही थी कि इस अनजान शहर में कहाँ जाऊं, जहाँ मेरा कोई अपना ना था, जहाँ के रास्ते भी मुझे ठीक से मालूम ना थे। मैं इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि जब मुझे ख्याल आया कि मुझे मर जाना चाहिए। जो कुछ मेरे देवर ने मेरे साथ किया था, अच्छा था कि मैं मर ही जाती। ये सोचती हुई बीच सड़क पर खड़ी हो गई और यही सोच रही थी कि मौत ही मेरे तमाम मसाइल का हल है। कुछ देर बाद ही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मुझे अपनी जानिब बढ़ती हुई दिखाई दी। चूंकि मैं सड़क के बीच में खड़ी थी, इसलिए उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल को देखकर मेरा दिल खौफजदा तो हुआ था। मौत से किसे डर नहीं लगता, सबको लगता है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने जोर से अपनी आंखें मीच ली और खुद को हालात के हवाले कर दिया। सोचा था कि बस कुछ ही देर में ये तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मेरे 60 टुकड़े करेगी। मैं दूर जाके गिरूंगी। सबसे पहले मेरे सर पर ही चोट आएगी और चोट की ताब ना लाते हुए मैं हमेशा के लिए अबदी नींद सो जाऊंगी। लेकिन मौत भी मुझ पर मेहरबान ना हुई थी। वो मोटरसाइकिल वाला मेरे करीब आकर झटके से रुका था। फिर कहने लगा, ए अंधी लड़की, मरने का इतना ही शौक है तो किसी और की गाड़ी से टकराओ। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो कोई नौजवान था। उसने सर पर हेलमेट पहन रखा था। 1 मिनट बाद उसने अपना हेलमेट अपने सर से उतारा, मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा और फिर कहने लगा, ए लड़की, इधर आओ मेरे पास। मैं उस वक्त रो रही थी, मेरे आंसू बह रहे थे। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई। फिर सोचा कि शायद कोई खुदा तर्स इंसान है, शायद मेरी मदद कर दे, लेकिन मैं फिर भी वहीं खड़ी रही। एक नजर दोबारा उसने मुझे बड़ी तेज नजरों से देखा और फिर उंगली के इशारे से मुझे आगे होने का इशारा किया। मैं थोड़ा सा आगे हुई तो सरगोशी में मुझे कहने लगा, एक रात के कितने लोगी। ये सुनकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। ये मैं क्या सुन रही थी। मैं फौरन से कई कदम पीछे हटी। वो मुझे कहने लगा, जा कहाँ रही हो, बात तो सुनो। देखो, अगर तुम 5,000 में मान जाओ तो 2,500 तुम्हें कैश पकड़ा दूंगा, अभी के अभी। मैं फौरन से तेज आगे बढ़ने लगी। वो अपनी बाइक हल्की हल्की चलाकर मेरे पीछे आ गया। मेरा दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। मैं ना तो बद किरदार थी और ना ही बुरी औरत, लेकिन जिस हुलिये में मेरे देवर ने मुझे बाहर निकाला था, मुझे देखने वाला हर शख्स बिना दुपट्टे बिना जूते के देखकर यही समझ सकता था। वो मुझसे कहने लगा कि अच्छा ऐसा करो कि 1,000 और बढ़ा लो। मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मैं एक शरीफ बाप की बेटी थी। ये नहीं सोचा था कि मुझ पर यह वक्त भी आएगा कि बिना दुपट्टे और जूते मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया जाएगा और मैं लोगों की ऐसी नजरें और बातें सुनूंगी। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वो फिर से मुझे सर से पैर तक देखने लगा और फिर कहका लगाकर हंसा। कहने लगा, शरीफ घराने की औरतें इस वक्त सुनसान सड़कों पर बिना दुपट्टे के यूं खड़ी नहीं होती। तुमने तो खुद मुझे रोका है, बीच सड़क में खड़ी होकर आने वाले मुसाफिरों को रुकने पर मजबूर नहीं करती। जाहिरी सी बात है, तुमने मुझे खुद रोका है तो इसीलिए रोका है। ऐसे मतलब तो मैं भी समझता हूँ। वो इस्तेज़ाई अंदाज से मुस्कुराया। मैंने कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो खुदकुशी के इरादे से आई थी। मेरी बात सुनकर कुछ देर उसने मुझे देखा और फिर उसने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं उसकी बाइक पर उसके पीछे बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि अब मैंने जो फैसला किया है वो ठीक है कि गलत। ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। आधे घंटे मोटरसाइकिल की तेज रफ्तार की मुसाफत तय करने के बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल एक घर के सामने खड़ी की थी, जो कि छोटा सा घर था। मोहल्ला भी मुनासिब सा था। मैं उस शख्स के साथ आ तो गई थी, लेकिन बहुत घबरा रही थी। लेकिन उस वक्त मैं एक मजबूर औरत थी। उसने अपने घर का ताला खोला, मुझे अंदर आने के लिए कहा।
मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। घर का ताला खोलने का मकसद ये था कि उसके घर में इस वक्त कोई भी ना था। ये शायद वो मुझे अपने घर नहीं लाया था, किसी ऐसी जगह लाया था जहां वो मेरे साथ। मैं डरते डरते उसके साथ उसके घर में दाखिल हुई थी। सामने लाउंज में खूब अंधेरा था। उसने बस एक ही बल्ब जलाया और सामने रखे सोफे पर मुझे बैठने का इशारा किया। उसके घर में बस एक ही कमरा था और सामने छोटा सा किचन बना हुआ था जो टीवी लाउंज के साथ ही मुंसलिक था। वो सीधा किचन में गया, फ्रिज खोला और बाउल में कुछ निकालने लगा। मुझसे कहने लगा, खाना खाओगी? भूख तो मुझे लगी थी क्योंकि घर से मैं भूखी ही आई थी। कुछ देखते हुए मैंने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद ही उसने सोफे के सामने रखी टेबल पर ही पुलाव और 2 प्लेटें रखी, पानी की बोतल ग्लास में रखी। मुझे कहने लगा, शेर होकर खाना खाओ, फिर बात करते हैं, वैसे भी पूरी रात है हमारे पास। ये बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने बमुश्किल थोड़ा सा ही खाना खाया था। जो बात उसने मुझसे कही थी वो सुनकर मेरा हलक यूं तो था जैसे बंद हो चुका है। हालांकि मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर भी मैं खाना नहीं खा पाई थी। जैसे ही मैं खाना खा के फारिग हुई तो कहने लगा, तुम हो बड़ी खूबसूरत। ये सुनकर मैंने नजरें झुका ली थी। कहने लगा, चलें सामने कमरे में। ये बात सुनकर मेरे रहस्य आसान भी खत्म हो गए थे। उसने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, उसने मेरे साथ। मेरी शादी शहाब से हुई थी। उसके वालिदैन हयात न थे, बस एक छोटा भाई ही था। मेरी शादी को भी चंद माह ही गुजरे थे जब शहाब ने मुझे कहा कि उसकी दुबई में नौकरी लग गई है और वो 1 माह के बाद दुबई चला जाएगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा, शहाब, मैं कैसे आपके बगैर रहूंगी? घर में ना कोई नंद है ना ही कोई खातून। तो वो कहने लगा, मेरा भाई है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, शहाब, मैं कैसे उसके साथ अकेली रह सकती हूँ? वो कहने लगा, इसमें क्या हर्ज है, वो तुम्हारे छोटे भाइयों जैसा है, क्या तुम अपने भाई के साथ अकेली नहीं रह सकती? शहाब की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वाकई मेरे देवर फिरोज का रवैया मेरे साथ भाइयों जैसा ही था। मेरी बहुत इज्जत करता था। बज़ाहिर उसमें कोई ऐब ना था सिवाय उसके कि वो घर ही बैठा रहता, मोबाइल और लैपटॉप पर ही लगा रहता था। मुझसे कहता कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। वो घर का अच्छा खासा खर्चा मुझे देता था, मुझे घर का सौदा भी ला देता था। लेकिन मसला ये था कि वो पूरा दिन घर में ही होता था, कहीं जाता ही नहीं था। बमुश्किल बाहर का एक चक्कर लगाता तो घर की जरूरियात का सामान ले आता। 1 महीने बाद शहाब दुबई चले गए और फिर वो मुझसे कहने लगा कि भाभी, आपको किसी भी किस्म की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए आपने घबराना नहीं है। मैं शहाब के जाने से बहुत उदास हो गई थी, लेकिन फिर घर के कामों में दिल लगा लिया। शहाब ने जब पहली तनख्वाह भेजी तो फिरोज ने सारे पैसे ला के मेरे हाथ में रख दिए। अच्छी खासी रकम थी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पर ही कोई मुलाजमा रख लूं। इस तरह मेरा भी दिल लगा रहेगा और मेरे साथ मदद भी करवा देगी। लेकिन जैसे ही मैंने घर में मुलाजमा रखी, फिरोज का तो रवैया ही बदल गया। मुलाजमा को देखकर कहने लगा, आपने क्यों किसी को काम के लिए रखा? घर में इतना काम होता है क्या आप एक मुलाजमा को रखें? वो निहायत गुस्से में मुझसे बात कर रहा था और मुझे उसके गुस्से की समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या मसला है? ये तो घर की औरत का काम है, मैं वैसे भी पूरा दिन कामों में उलझी रहती हूँ। अब अगर शहाब ने मुझे पैसे भेजे हैं और मैं एक मुलाजमा अफोर्ड कर सकती हूँ तो क्यों ना रखूं? ये बात सुननी थी कि वो मुझे घूर घूर कर गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, कल से ये मुलाजमा मुझे घर पर नजर ना आए। मैंने भी गुस्से से कहा कि तुम्हें इस मुलाजमा ने क्या कहा है? वो कहने लगा, भाभी, जो मैं कह रहा हूँ बस उस बात पर ध्यान दो, इसको फटाफट से नौकरी से निकालो। मुझे इस घर में कोई नहीं चाहिए, ना कोई मर्द ना औरत। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और मैं परेशान हो गई। मैंने झट से फोन शहाब को कर दिया और सारी बात बता दी। वो भी कहने लगे कि उसे इस बात से क्या मसला है, अगर तुमने अपनी सहूलत के लिए मुलाजमा रखी है तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, आप जरा फिरोज से खुद कहें, मुझसे अब इतने काम नहीं होते, और जब आप परदेश में जाकर कमा रहे हैं तो उसे क्या मसला है? मैं कौन सा उससे पैसे मांग रही थी? मैं नहीं जानती थी कि शहाब ने फिरोज से क्या बात की और क्या नहीं, लेकिन वो उसके बाद मुझे जब भी देखता कहर भरी नजरों से देखता और मुलाजमा से भी गुस्सा से बात करता। एक बार फिरोज घर पर नहीं था, बाहर से सामान लेने गया था कि मैंने मुलाजमा से कहा कि उसका भी कमरा साफ कर दो। वो सिगरेट पीने का आदी था और कमरे को हर वक्त बंद रखता था। मैं खुद भी मुलाजमा के साथ कमरे में आ गई। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मुझे सिगरेट की तेज बू आने लगी। खिड़कियां बंद, पर्दे आगे, रोशनदान तक बंद था। न जाने इस लड़के के साथ मसला क्या था, हर वक्त कमरा बंद रखता था। मैंने झट से पर्दे पीछे किए, खिड़कियां खोली ताकि ताज़ा हवा कमरे में आए। मुलाजमा भी कमरे की सफाई कर ही रही थी जब फिरोज घर में दाखिल हुआ। जब उसने मुझे और मुलाजमा को अपने कमरे में देखा तो आग बबूला हो गया। कहने लगा, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में दाखिल होने की? मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? मैं कमरे की सफाई करवा रही हूँ। तो वो मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मेरे कमरे में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
अगर मैंने दोबारा तुम दोनों को अपने कमरे में देखा तो लिहाज नहीं करूंगा। चलो निकलो मेरे कमरे से। मुझे उससे इस कदर बदतमीजी की हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी। मैं कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद तो जैसे उसने तमाशा ही पकड़ लिया था। अब वो मुलाजमों को देखते ही उस पर चिल्लाने लगता। कभी चाय का कप चाय पीने के लिए लेता तो पटक कर जमीन पर फेंक देता, तोड़ देता, कहता कि सही से धुला हुआ नहीं था, इससे साबुन की बू आ रही है। मैं तो उसकी हरकतों से परेशान हो गई थी। मेरे कई जहेज के बर्तन अब तक वो तोड़ चुका था। अब तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था। एक बार तो मेरा सब्र भी जवाब दे गया। मैंने कहा, फिरोज बहुत हो गया, तुम हर वक्त घर में चिक चिक करते रहते हो। बेहतर है कि अपने लिए किसी नौकरी का इंतजाम करो। सुबह जाया करो और शाम को वापस आया करो। जब से शाह पैसे भेजने लगे हैं तुमने तो खर्चा देना भी छोड़ दिया है। मैंने ये बात यूं ही की थी क्योंकि मर्दों का घर पर रहना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरा ये कहना था कि वो भड़क उठा। कहने लगा, हाँ मैं घर से चला जाऊं ताकि तुम पीछे से अपने किसी आशिक को घर पर बुला लो। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? कहने लगा, मुझे औरत जात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगा, समझी। उसकी ये बात सुनकर मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा यह कदम मेरे लिए बहुत बड़ी अजियत बन जाएगा। उसने रात के उस पहर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरा दुपट्टा भी मुझसे छीन कर जमीन पर फेंक दिया, जूते तक नहीं पहनने दिए। कहने लगा, निकलो बाहर यहाँ से, तुम होती कौन हो मुझ पर हाथ उठाने वाली? वो गुस्से से इस कदर पागल हो गया था कि अगर मैं उसे मजीद और कुछ कहती, घर से ना निकलती, तो जाने वो मुझे कत्ल ही कर देता। मजबूरन मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा था, और वो भी बिना दुपट्टे और बिना जूते के। मेरे पास तो पैसे तक नहीं थे। मैं परेशान थी कि क्या करूं। मायका मेरा दूसरे शहर में था और फिर ये मोटरसाइकिल वाला मुझसे टकरा गया। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगा और मुझे कुछ नहीं कहेगा, और इस बात की उसने कसम भी खाई थी। इसीलिए मैं उसके साथ बाइक पर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे एक रात के लिए तहफ्फुज़ चाहिए था। लेकिन घर लाने के बाद जब वो मुझे कमरे में लेकर गया और उसने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। फिर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगा। कहने लगा, तुम्हें मुझसे खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे सारी बात सच सच बताओ तो। मैंने उसे सारी बात बता दी। फिर वो मुझसे कहने लगा, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे देवर से बात करूंगा और तुम्हारे शौहर से भी बात करूंगा। वो यूं तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। वो शख्स नहायत शरीफ इंसान था, उससे मुझे कुछ नहीं कहा। सुबह उसके साथ जब अपने घर गई तो पुलिस को देखकर मेरा देवर बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन जो तासुरात पुलिस वाले के चेहरे पर मैंने देखे वो मुझे हैरान कर गए। उसने फौरन से मेरे देवर को गिरफ्तार कर लिया। कहने लगा, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, तो यहाँ छुपे बैठे हो तुम? ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आप इसे जानते हैं? वो इंस्पेक्टर कहने लगा, तुम्हारा देवर एक बहुत बड़ा हैकर है, लोगों की आईडी को हैक करता है और फिर उनकी तस्वीरों को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा बटोरता है। मुझे तो कब से इसकी तलाश थी। मैं समझ गई थी कि वो क्यों घर में रहता था और क्यों किसी को आने नहीं देता था। इंस्पेक्टर ने मेरे शौहर से भी फोन पर बात की। फिरोज के बारे में सारी हकीकत जानकर मेरे शौहर ने कहा कि मैं मायके चली जाऊं जब तक कि वो दुबई से वापस नहीं आ जाता। उस इंस्पेक्टर ने मुझे टिकट भी लेकर दी और मुझे ट्रेन में बिठा दिया। मैं बाहिफाजत अपने मायके पहुंच गई थी। कुछ दिनों बाद शहाब भी घर वापस आ गए। मेरे दिल में इंस्पेक्टर की इज्जत अब भी बहुत ज्यादा है। अगर वो उस दिन मेरी मदद ना करता तो शायद मैं बर्बाद हो जाती। मेरा इस चीज पर यकीन पुख्ता हो गया कि हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता।